नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज की डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब इस टारगेट किलिंग में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कश्मीर घाटी में अमेरिका की बनी M4 कार्बाइन राइफल के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने तुर्की की बनी पिस्टलें TP9 एक चिंता और चुनौती का विषय बन गई हैं। बताया जा रहा है कि टारगेट हत्याओं में अधिकतर हत्याएं इसी पिस्टल से की जा रही हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक और OG वर्कर से ये पिस्टल पहली बार इस साल फरवरी में बरामद की गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी को इस इलाके में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की योजना के तहत पकड़ा गया। इसके बाद ये पिस्टलें 23 मई को श्रीनगर के छानपुरा में भी भारी मात्रा में पाई गई। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा एक सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन में पकड़े गए लश्कर के TRF संगठन के 2 हाइब्रिड मिलिटेंट से 15 पिस्टल और 30 मैगजीन और 300 कारतूस और एक साइलेंसर बरामद हुआ था। बता दें कि ये 15 पिस्टलें भी तुर्की की बनी हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस इन पिस्टलों के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बता रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हर एक हथियार घाटी में सुरक्षा बलों के लिए चिंता और चुनौती दोनों को बढ़ा रहा है। दरअसल तुर्की में बनी TP9 पिस्टल को रेंज के मामले में सबसे सफल हथियार माना जाता है। इस पिस्टल में रिकॉल बहुत कम होता है, जिससे हमलावर का निशाना चूकने का मौका लगभग 0 हो जाता है। ऐसे में दोस्तों तुर्की किस तरीके से मदद कर रहा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के जरिए इन आतंकियों के पास ये TP9 पिस्टल पहुंच रही है, तो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। दरअसल भारत को अब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना होगा, नहीं तो ये एक बड़ी चिंता बनकर हमारे सामने उभरेगा। दोस्तों अगली खबर परमाणु हथियारों को लेकर आ रही है। दरअसल भी डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया भी था कि परमाणु हथियारों के जखीरे को भारत बढ़ा रहा है। ऐसे में ये रिपोर्ट सिप्री की तरफ से आई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने एक साल में करीबन $1 अरब से अधिक परमाणु हथियारों के निर्माण और उनके रखरखाव पर खर्चे हैं। दुनिया के परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों ने 2021 में अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर कुल $82.4 अरब खर्च किए हैं, जो साल 2020 के मुकाबले 8% ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिप्री ने दावा किया था कि भारत के पास 2022 में 160 परमाणु हथियार हैं। ऐसा लगता है कि भारत परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। हालांकि दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे आसपास ही इतने बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं, तो उनसे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमें भी अपने परमाणु हथियारों के निर्माण और रखरखाव में खर्च करने में कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों अगली खबर चाइना से आ रही है। दोस्तों चाइना ने आखिरकार अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। टाइप 00 श्रेणी का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आकार में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड और निमितेज को टक्कर देता है। अमेरिका के बाद चीन ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने इतने विशाल और अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में सफलता हासिल की है। ये चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन वो चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे हैं। कहा जा रहा है कि इस चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्षमता है वो 85,000 टन से लेकर 1 लाख टन के बीच में है। ये करीबन 300 मीटर लंबा है और 78 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा ये चीन के वैश्विक सुपर पावर बनने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। चीन की सरकारी मीडिया ने टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किए जाने की पुष्टि भी कर दी है। इस कैरियर को चीन ने फूजियान नाम दिया है और इसे 17 जून को शंघाई शहर से लॉन्च किया गया। करीबन 10 साल पहले चीन की नौसेना में पहला एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुआ था। अब फूजियान के शामिल होने के बाद चीनी ड्रैगन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन की नौसेना ब्लू वाटर नेवी बनना चाहती है ताकि प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक आसानी से आ जा सके। दोस्तों ऐसे में अब भारत के लिए भी चुनौती बढ़ गई है और भारत को भी अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि भारत को भी अब अपना एंगल बदलना होगा। अपने क्षेत्र को बचाने के अलावा अपने क्षेत्र का विस्तार करना भी भारत का अधिकार बनता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के पास होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना के 114 MRFA फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। फ्रांस की मीडिया ने कहा है कि डसॉल्ट एविएशन का राफेल F4 भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर जेट यानी कि MRFA डील के तहत सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि भारत MRFA डील को सितंबर से अक्टूबर के बीच यानी कि इस साल 2022 में ही इस डील को फाइनल कर देगा। इसके अलावा फ्रांस की मीडिया ने कहा कि 27 राफेल M का ऑर्डर भी भारतीय नौसेना के लिए फ्रंट रनर के तौर पर उभरा है। दरअसल भारतीय नौसेना अपनी डील में उन्हीं फाइटर जेट्स को चाहती है जो सर्विस में मौजूद है, खास करके इंडियन एयरफोर्स में, ताकि एक समान प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा पायलट्स और क्रू की जो ट्रेनिंग होती है उसका भी मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है। वहीं डसॉल्ट एविएशन ने कहा कि वो राफेल F5 पर काम कर रहे हैं, जिसे कि 2023 से शुरू किया जाना है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन के सेंसर और आर्मामेंट्स होंगे। दोस्तों अगली खबर मिस्ट्राल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है।
बता दें कि इसके तहत मिस्टाल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार किया जाएगा भारत में। इन्हें हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाया जाना है। बता दें कि मिस्टाल की जो मैक्सिमम इंटरसेप्ट रेंज है वो है 6.5 किलोमीटर की, यानी कि 6.5 किलोमीटर की। इसका इस्तेमाल दुश्मन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ किया जा सकता है। मिस्टाल में 2 लॉन्चर हैं, जिनमें कि हर लॉन्चर 2 मिसाइलें अपने साथ ले जा सकता है। और बता दें कि इसे पहले से ही भारत के रुद्रा हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी इंटीग्रेटेड किया जा चुका है लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत। बता दें कि MBDA अब इसके उपकरण और इसकी जो ज्ञान है यानी कि नॉलेज है उसका ट्रांसफर भी करेगी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, ताकि भारत में ये फैसिलिटी स्थापित की जा सके, जो कि अब शुरू होने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को लेकर आ रही है। बता दें कि गार्डन रीच शिप बिल्डर के MD ने कहा कि अब उनका शिपयार्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख होगा। इसके अलावा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया जाएगा, जिनके जरिए अत्याधुनिक वॉरशिप्स बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि GRSC भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 28A का की कंटेंडर होगा, जिसके तहत 8 नेक्स्ट जनरेशन कोविटीज का निर्माण किया जाना है, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 36,000 करोड़ रुपए है और इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। दोस्तों अगली खबर भारत और रशिया को लेकर आ रही है। रशिया पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद भारत अब तेल और डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए रुपए में डील करने की बात कर रहा है, ताकि भारत और रशिया के बीच व्यापार बना रहे। दरअसल भारत की योजना है कि वो अपने $2 बिलियन का इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि रूस में रशियन स्टेट कंट्रोल बैंक में इंडियन करेंसी के रूप में जमा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है और कहा जा रहा है कि रशिया के जब अधिकारी भारत आएंगे तब वे इस पर अपनी सहमति जता सकते हैं। इससे पहले भारत ने रुपए रूबल की भी बात रशिया से की थी। दोस्तों अगली खबर अग्निपथ को लेकर आ रही है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 2022 के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जो कि उन युवाओं को भी अवसर प्रदान करेगा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं कर पाए। जनरल पांडे ने कहा कि सेना में भर्ती के लिए उम्र में एक बार की छूट देने संबंधी सरकार के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया की घोषणा जल्द की जाएगी। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जर्मनी के बर्लिन में चल रही बैठक में यह फैसला लिया गया है। लंबे समय से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से खुद का नाम हटाने के लिए जुटा हुआ था। लिस्ट से नाम हटने के बाद पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। हालांकि दोस्तों इसे ग्रे लिस्ट से बाहर करने के पीछे, जैसे कि मैंने बताया था, कि तुर्की और चीन का महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल ये भी एक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दा ये हो सकता है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए महंगाई और बेरोजगारी की वजह से शायद FATF ने उसको राहत दी हो। दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।